बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में जाना था। अपन ने ये जाना कि किस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष बनी रहे, स्वतंत्र बनी रहे, न्यायपूर्ण बनी रहे, इसके लिए एक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया और किस तरह से उनको शक्तियाँ और कार्य दिए ताकि वो निष्पक्ष होकर बिना किसी दबाव के कार्य कर सकें। और निसंदेह है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक लगातार हमारे निर्वाचन आयोग ने एक बहुत ही अच्छी भूमिका का निर्वाह किया है। और अन्य विकासशील देशों की अगर तुलना करें तो भारतीय लोकतंत्र एक सुदृढ़ लोकतंत्र है। यहाँ नियमित रूप से, निष्पक्ष रूप से चुनाव होते आ रहे हैं और भारतीय जनता, भारतीय जो मतदाता हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपनी आकांक्षाओं और अपनी अपेक्षाओं को सरकार के सामने चुनावों के माध्यम से रख पाते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी चुनाव प्रणाली आदर्श नहीं हो सकती कि उसमें कोई कमियां ही ना हो। इसलिए जो हमारी चुनाव प्रणाली है उसमें भी सुधार हेतु अनेक सुझाव दिए जाते हैं, अनेक सुधार के प्रयास किए जाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक यही है कि चुनाव सुधार के लिए किस तरह की और कहीं की सरकार को किस तरह के सुधार के लिए सुझाव सरकार के पास आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपन कि क्या क्या सुधार की अपेक्षा हम करते हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, समुदाय हैं जो कि चुनावों में सुधार के लिए सरकार को सुझाव दे रहे हैं और हम सभी लोग इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। उन सुझावों में एक सुझाव तो ये आता है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि अपने यहाँ कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है कि जो सबसे आगे है वही जीता। तो इसकी जगह है अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपना लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रणाली तब अपनाई गई थी जब हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर है वो बेहद कम था। हम नए नए आज़ाद हुए थे, लोग जानते नहीं थे चुनाव प्रक्रिया को, मतदान की प्रक्रिया को। लेकिन अब इतने वर्षों के बाद में व्यक्ति जागरूक हो चुके हैं, मतदाता है वो समझदार हो चुका है, शिक्षित हो चुका है। तो हमें अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाना चाहिए ताकि इससे वही व्यक्ति जीते जिसने बहुमत प्राप्त किया है। एक सुझाव महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी दिया जाता है। एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि भाई अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनको तो आरक्षण दे दिया, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण, जैसे कि मुस्लिम समुदाय है, उनकी भी जनसंख्या भारत के अंदर है, उस अनुपात में उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे सुझाव हैं वो दिए जाते हैं विभिन्न संगठनों द्वारा। तो देखते हैं अपन भारतीय चुनाव प्रणाली है उसके सुधार के लिए क्या क्या सुझाव हैं। हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रणाली को लागू करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला सुझाव तो यही आया कि सबसे आगे जीत इस वाली प्रणाली के स्थान पर करना चाहिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमने जाना था उस चुनाव प्रणाली वाले वीडियो के अंतर्गत कि सबसे आगे जीत वाली प्रणाली के अंदर वो व्यक्ति भी जीत जाता है जिसके पास बहुमत नहीं होता है। इसलिए बहुमत जिसके पास है वही प्रत्याशी विजयी हो, इसके लिए हमें समानुपातिक प्रणाली को लागू करना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि जो स्थानीय स्वशासन है, ग्राम पंचायत की बात है या फिर नगर निकाय चुनावों की बात है, तो इनमें महिलाओं के आरक्षण दिया गया है 1/3 आरक्षण। तो यही मांग लोकसभा और विधानसभाओं के लिए भी उठ रही है। वहां भी अपन ने देखा था कि इसके लिए बहुत सारे लोकसभा में प्रस्ताव भी आए, लेकिन अभी तक कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए कठोर प्रावधान होने चाहिए। ये भी एक बहुत उम्दा सुझाव है कि चुनावी प्रक्रिया में जो इतना सारा बेतहासा धन खर्च होता है उसके ऊपर कठोर नियंत्रण होना आवश्यक है। सरकार को एक विशेष निधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए और एक सीमा निश्चित होनी चाहिए। ये तय होना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव प्रचार के दौरान कितना धन खर्च किया जा सकता है, उसकी अंतिम सीमा क्या है। और क्या सुझाव है कि जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो, फौजदारी मतलब किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति जैसे कि हिंसा हो गई, हत्या हो गई, बलात्कार है, डकैती है, इस तरह का
अगर कोई मुकदमा लंबित हो, चाहे उसने उसके विरुद्ध अन्य न्यायालय में अपील ही क्यों ना कर रखी हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। जब तक उसका निर्णय ना आ जाए, जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाए, तब तक फौजदारी मुकदमे जिस व्यक्ति के खिलाफ हैं उसको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। उसके बाद चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये भी एक बहुत ही उम्दा सुझाव है। हम सब ने देखा है कि जब भी चुनाव प्रचार होता है, उम्मीदवार है, प्रतिनिधि है, वो जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। तो इस तरह से जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली अपील को पूर्णतया प्रतिबंधित करना चाहिए। एक तरह से इसके लिए नियम या कानून होना चाहिए कि अगर कोई भी उम्मीदवार ऐसा करेगा तो कुछ कुछ उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए, कि अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण जो प्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आपस में द्वेषता ना भर पाएँ लोगों में, कटुता ना भर पाएँ लोगों में। तो वोट मांगने का आधार है वो राष्ट्र का विकास होना चाहिए, उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, वहाँ की अपन कहेंगे समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ना कि जाति और धर्म होना चाहिए। जाति और धर्म है वोट मांगने का आधार, उसे निसंदेह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए कि जो भी राजनीतिक दल हैं, कहाँ से वो धन प्राप्त करते हैं, कैसे उन्होंने धन खर्च किया है, क्या उनकी कार्य प्रणाली है, इसके लिए कठोर कानून की आवश्यकता है। तो ये जो सुधार हैं ये किसी समुदाय द्वारा दिए गए हैं, संगठनों द्वारा दिए गए हैं, इनमें भी आपस में मतभेद हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो किसी एक सुझाव पर सहमत होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी दूसरे सुझाव पर असहमत होंगे। लेकिन निसंदेह ये बात तो सही है कि अगर इन सुझावों के आधार पर कानून भी बना दिया जाए तो विशेष प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक राजनीतिक दल, जब तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जो लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा है उसका सम्मान नहीं करेंगे। जब तक हमारे दिल में हम अंतरात्मा से इस बात को महसूस नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे कि चुनाव में जीतने का मतलब असली जीत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत जीतना है, ना कि छल कपट के द्वारा, ना कि जबरदस्ती वोटिंग करवाकर, ना कि लोगों को किसी लालच में फंसाकर और बाद में वोट प्राप्त करना है। तो राजनीतिक दल हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो प्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो अपनी अंतरात्मा से लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का सम्मान करेंगे तो निसंदेह चुनाव प्रणाली में सुधार होगा। इसके अलावा और प्रयास किए जा सकते हैं चुनाव सुधार के। क्या किए जा सकते हैं? सबसे बड़ा जो सुधार है वो है कि हम स्वयं सचेत हों, हम नागरिक जागरूक रहें। ये बात अभी अभी अपन ने बात की थी कि धर्म के आधार पर वोट मांगा जाता है, जाति के आधार पर वोट मांगा जाता है, कोई लालच देकर भी वोट खरीदे जाते हैं, लेकिन उस धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट मांगा तो हमसे ही जा रहा है। हम क्यों सुने उन अपीलों और दलीलों की? आज शिक्षित भारत के जागरूक नागरिक इस बात की स्वीकृति दे सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म के आधार पर वोट मांगेगा, जाति के आधार पर वोट मांगेगा, उसको वोट नहीं दिए जाएंगे। आप वोट कोई विकास के आधार पर मांगता है, उस प्रतिनिधि को अपन कहें कि प्रेरित करें। जो अपनी समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उन पर कोई बात करे, उनके सुधार की कोई बात करे, तो हम उस प्रत्याशी को विजयी बनाएं। आज हम देखते हैं कि कितने सारे दागी नेता हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। उन दागी जो नेता हैं उनको विजयी बनाकर वहाँ भेजा किसने? लोकसभा में, विधानसभा में आज इतने सारे दागी नेता हैं, उसका एक कारण हम भी तो हैं कि वो हम जनता से ही तो वोट लेकर वहाँ पहुँचे हैं। जनता भी लालच में आकर वोट करती है, तो एक सचेत नागरिक, जागरूक नागरिक होना आवश्यक है। फिर अपन एक उस बिंदु पर और बात कर लेते हैं जो महिलाओं के आरक्षण वाली बात है। तो देखा कि निसंदेह है जो स्थानीय अपनी पंचायतें हैं, स्थानीय सरकारें हैं, उनके अंदर महिलाओं को आरक्षण दिया हुआ है। तो वहाँ महिलाएं हैं, उन महिला की सीट आती है, महिला ही सरपंच बन सकती है। लेकिन जो सरपंच महिला है, आपने अपने आसपास देखा होगा, क्या वो
महिला बखूबी सरपंच की कार्य भूमिका निभा रही है, उस महिला के नाम पर उसके पिता या उसके पति हैं वो सरपंच होते हैं, मतलब उन्हीं को सरपंच माना जाता है, नाम भी उन्हीं का लिया जाता है। उस महिला का तो कोई नाम तक नहीं लेता कि श्रीमती ये सरपंच है, उसके पति का ही नाम लिया जाता है कि वो सरपंच है। तो जब तक महिलाएं स्वयं जागरूक नहीं होंगी, जब तक वो स्वयं स्वतंत्र नहीं होंगी, जब तक वो स्वयं बाहर नहीं निकलेंगी, जब तक वो स्वयं अपने अधिकारों को नहीं समझेंगी, तब तक केवल आरक्षण से कुछ नहीं हो सकता। तो महिलाओं को भी शिक्षित होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, अपने उत्तरदायित्वों को निभाने की ज़रूरत है, और उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जितना बखूबी वो घर को संभालती हैं उतना ही बखूबी वो देश को भी संभाल सकती हैं। एक और चुनाव सुधार के लिए कार्य हो सकता है कि कुछ ऐसी संस्थाओं का या संगठनों का गठन कर दिया जाए जो इस बात का परीक्षण करें, पर्यवेक्षण करें कि चुनाव हैं वो निष्पक्ष हो रहे हैं, चुनाव प्रणाली है वो निष्पक्ष उपयोग में लाई जा रही है। इस तरह की चीज़ों का अगर वो ध्यान रखने वाली कोई संस्था और संगठन की अगर अपन स्थापना कर दें तो इससे भी निसंदेह सकारात्मक परिणाम हमें मिल सकते हैं। अब अपन चलते हैं निष्कर्ष की ओर कि इस पूरे अध्याय में अपन ने जो पढ़ा, जो अपन ने चुनाव की विधियों के बारे में जाना, अपन ने निर्वाचन आयोग के बारे में जाना, चुनावों में सुधार की अपन ने बात की, तो इन क्या निष्कर्ष इन बातों से निकलता है। इतने वर्षों का हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा भारतीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली चली आ रही है, वो कितनी सफल है, कितनी हमारी चुनाव प्रणाली सफल है, और क्या एक मतदाता महसूस करता है, देखते हैं। देखिए, भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता, भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता को अनेक आधारों पर अपन माप सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे आधार हैं जो ये कहते हैं कि हमारी जो चुनाव व्यवस्था है वो कितनी सफल साबित हुई है। सबसे पहला, मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता, केंद्र और राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से सरकार बदलने का अवसर। ये हमने देखा है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक कुछ अपवादों को छोड़कर नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं और जनता अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी इच्छा चुनावों के माध्यम से रखती है और जनता सरकारों में बदलाव करती है। हम सभी देखते हैं, राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, हम हर एक 5 साल बाद में, हर अंतराल के बाद में एक दूसरे दल को और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लेते हैं। तो मतलब कि जनता है वो अपनी इच्छाओं का, अपनी महत्वाकांक्षाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर पा रही है। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि जनता अपनी इच्छानुरूप सरकार में परिवर्तन कर रही है। बढ़ता हुआ कुल मतदान का प्रतिशत, लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। 1951 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुत बढ़ गया। तो मतदान का बढ़ता हुआ प्रतिशत क्या दिखा रहा है कि हमारे बहुत सारे लोग, हमारे अधिकतम मतदाता चुनाव से जुड़ रहे हैं। लगातार बढ़ रही चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों और दलों की संख्या, लगातार नए नए दल भी बन रहे हैं, क्षेत्रीय दल बन रहे हैं और उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ रही है। ना केवल दल का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो रहे हैं, अपितु निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावों में खड़े हो रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक वर्गों से आ रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चाहे हमारे धर्म में जो धर्म नहीं, हमारे संविधान में आरक्षण चाहे SC और ST को ही दे दिया हो, लेकिन फिर भी हमारे चुनावों के अंतर्गत और जीतने वाले व्यक्तियों में भी हर एक समुदाय से व्यक्ति आ रहे हैं, दलित वर्ग से भी आ रहे हैं, हर धर्म से आ रहे हैं, हर जाति से आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक बात है हमारी चुनाव प्रणाली के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। देश के अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनावी अनियमितता और धांधली से प्रभावित नहीं होते। देश में कहीं कहीं कुछ छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे संपूर्ण देश में चुनाव हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक होते हैं, न्यायपूर्ण तरीके से होते हैं और चुनाव परिणाम हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं किसी भी प्रकार की धांधली से, हिंसा से या अनियमितता से।
निश्चित अंतराल पर निश्चित नियमों के अनुसार चुनाव होते हैं और एक महान लोकतांत्रिक ये प्रयोग है। पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र को एक महान लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही अभी अभी अपन ने बात की कि हर 5 साल बाद में, चाहे राज्य सरकारों की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, नियमित अंतराल पर हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ अगर 1-2 अपवादों को छोड़ दें तो हर एक सरकार 5 साल अपना कार्य काल खत्म करने के बाद में चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध होती है। अभी तक कोई भी ऐसा दल या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण करना चाहे और चुनाव करवाने में कहीं की अपन कोई बाधा उत्पन्न करे या परेशानी उत्पन्न करे। तो नियमित अंतराल से निश्चित नियमों के अनुसार इतने वर्षों से लगातार हमारे यहाँ चुनाव होते आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है और संपूर्ण विश्व में इसको सराहा जा रहा है। मतदाताओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। मतदाताओं का आत्मविश्वास क्यों बढ़ रहा है? कि मतदाता प्रसन्न होता है कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त कर पाया, उसका विश्वास है हमारी चुनाव प्रणाली पर। और जब मतदाता जिस प्रतिनिधि के लिए वोट देता है और जब उसको चुनता हुआ देखता है तो उसको भरोसा होता है निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर, स्वतंत्र चुनाव प्रणाली पर। तो इसलिए मतदाताओं का बढ़ता हुआ भरोसा हमारा स्वतंत्र निर्वाचन आयोग और लगातार निश्चित अंतराल पर होते हुए चुनाव ये साबित करते हैं कि हम एक सुदृढ़ लोकतंत्र की ओर अग्रसर हैं। मतदाताओं की निगाहों में बढ़ता निर्वाचन आयोग का कद। जी, पिछले 25 वर्षों में ये सभी मानते हैं कि पिछले 25-30 वर्षों में जो चुनाव आयोग है उसकी शक्तियां बढ़ी हैं, उसका कद बढ़ा है, वो ज़्यादा प्रभावशाली हुआ है। हालांकि कानूनन तौर पर चुनाव आयोग की शक्तियों को नहीं बढ़ाया गया, लेकिन क्यों उसकी अपन कहें कि प्रभाव बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने अपनी शक्तियों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना प्रारंभ कर दिया और इस वजह से मतदाताओं की नज़र में चुनाव आयोग का सम्मान बढ़ा है, कद बढ़ा है। और इसलिए ये स्थापना करता है हमारे सुदृढ़ लोकतंत्र की, हमारी न्यायपूर्ण लोकतंत्रात्मक प्रणाली की। चलिए अब ले लेते हैं अपन कुछ सवाल, जो कि अपन हमेशा 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं इस वीडियो में अपन जो भी पढ़ते हैं। तो पहला सवाल, भारतीय संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप किस कथन से सहमत हैं कि जिस तरह से स्थानीय निकायों में महिलाओं के स्थान आरक्षित किए गए हैं वैसे ही लोकसभा और विधानसभाओं में किए जाने चाहिए? इसके दोनों ही पहलू हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि संख्या जरूर बढ़ सकती है, लेकिन हकीकत में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, ये तब बढ़ेगा जब महिलाएं शिक्षित होंगी, जागरूक होंगी, सक्रिय होंगी। भारत में चुनाव सुधार हेतु क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए? अपने विचार आपको लिखने हैं। कुछ विचार अपन ने पढ़े, कुछ सुझाव अपन ने पढ़े जो कि विभिन्न समुदायों द्वारा, संगठनों द्वारा दिए गए थे। कुछ आप भी सोचिए कि आपकी नज़र में ऐसे और क्या सुधार हो सकते हैं जिससे हमारा जो चुनाव प्रक्रिया है वो और अधिक न्यायपूर्ण बन सके। धन्यवाद।